all on the online platform of Sri Karni Academy. I am Shraddha Goyal, your English educator. Students, our Sri Karni Academy provides you all an easy and smart learning platform. So, how are you all? I hope you all are very well, you are all very fine, and your studies are going very good. So, students, what we have learned in our previous class? We were studying, we were learning, and we were discussing the topic, our chapter 3rd, standard 9th, book movements, English book movements, and chapter 3rd, and its name was ईश्वरन the storyteller. तो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? ईश्वरन नाम का पर्सन है जो कौन है, एक स्टोरी टेलर है, मतलब जिसको कहानियाँ बनानी बहुत अच्छे से आती है। और इस चैप्टर के, इस स्टोरी के राइटर है R.K. लक्ष्मण। तो हम थोड़ा सा बैक से लेते हुए, रिवाइज करते हुए कि हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि महेंद्र एक पर्सन है गणेश, जिसको एक स्टोरी बता रहे हैं। और महेंद्र क्या काम करते हैं? महेंद्र एक फर्म में सुपरवाइजर का काम करते हैं। सुपरवाइजर का क्या काम होता है कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, मतलब ये एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर का काम करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या क्या काम हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैनेज करना, ये सब काम किसका था? महेंद्र का, जो एक सुपरवाइजर थे। तो हमने देखा कि महेंद्र, क्योंकि वो बैचलर थे यानी अनमैरिड थे, इस वजह से वो हर जगह खुद को एडजस्ट कर लेते थे। लाइक किसी भी कंडीशन में, किसी भी वेदर में, चाहे जहाँ वो रह रहे हैं वो अनइक्विप्ड हो, अच्छे घर वर नहीं हो, वो टेंट लगा कर भी रह लेते थे, तो वो हर जगह एडजस्ट कर लेते थे। उनका एक एसेट्स इन सेंस मैंने आपको बताया था, एक ही जो पर्सन था जो उसके साथ था हमेशा, वो था उनका कुक, जिसका नाम था ईश्वरन, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ईश्वरन जो उनका कुक था, वो हर जगह बिना किसी कंप्लेंट के महेंद्र के साथ जाता था। जैसी कंडीशन में महेंद्र रहता था, वैसी कंडीशन में ईश्वरन भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी कंप्लेंट के उनके साथ रहता था। उनके कपड़े धोना, उनके लिए खाना बनाना, और रात को उनके साथ बातें करना, उनको स्टोरी सुनाता था, ठीक है। और स्टोरीज इस तरह से सुनाता था जैसे कि एकदम रियल हो, ठीक है ना। वैसे ही एक्सप्रेशन, वैसे ही गेस्चर्स, वैसे ही हैंड्स मूवमेंट्स लेकर ईश्वरन जो है वो उनको स्टोरी सुनाया करता था। क्यों? क्योंकि ईश्वरन खुद क्या है, वो एक क्या करते थे, तमिल बुक पढ़ते थे। देखिए, हमने और भी क्या देखा इसमें, हमने देखा कि चाहे सुनसान सा इलाका हो, एकदम डेसोलेट एरिया हो, वहाँ पर भी ईश्वरन है वो एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स लाकर, अच्छे से इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करके, पता ही नहीं कहाँ से, ऐसा लगता मानो जादू से सब कलेक्ट करके उन्होंने इतना वो टेस्टी खाना बना देते थे, और एकदम झटपट से। और महेंद्र क्या करते थे? महेंद्र सुबह उठते, अपना ब्रेकफास्ट करते, अपना लंच लेकर जाते, और फिर वो अपने काम पे चले जाते। उस दौरान जो ईश्वरन क्या करते? उस दौरान ईश्वरन है वो थोड़ी साफ सफाई करते, कपड़े वगैरह धोते, और आराम से कई सारी बाल्टियां डाल के आराम से मजे से नहाते थे, और उस टाइम प्रेयर गुनगुनाते रहते थे। और फिर लंच टाइम होता, लंच करके सोने से पहले वो क्या, बुक्स पढ़ते थे। और बुक्स कैसी? तमिल थ्रिलर की, जिसमें वो जो कहानियाँ होती थी उसमें वो इतना खो जाते थे कि जब वो खुद कभी कहानियाँ सुनाते तो जो इन्फ्लुएंस होता उस कहानी का, वो उनके अंदर बहुत अच्छे से दिखाई देता। वो जिस तरह से कहानियाँ सुनाते थे, उनके एक्सप्रेशंस भी बताए गए हैं कि आईब्रोज को एकदम ऊपर ऐसे करके, इस तरह से आईब्रोज चढ़ाकर, अपने हैंड्स वगैरह का मूवमेंट, अपने गेस्चर्स वगैरह इसी तरह से लाते कि जो स्टोरी है उसमें सामने वाले को, सुनने वाले को अच्छा खासा इंटरेस्ट आता। आफ्टर दैट हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो महेंद्र है उसने बताया कि अगर छोटी सी बात कहनी हो कि मैंने रास्ते में, हाईवे पे एक टूटा हुआ पेड़ देखा था, तो इसको ईश्वरन किस तरह से फनी नहीं, एकदम इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी क्रिएट करते हुए, एकदम सस्पेंस क्रिएट करते हुए वो बताते हैं, ठीक है। और महेंद्र भी उनकी जो बात है, ईश्वरन की जो स्टोरी है, और आराम से बैठकर सुनते थे, अनक्रिटिकली, बिना किसी ऐसे वे क्या बोल रहा है यार, क्यों पका रहा है, ऐसे कोई कमेंट्स नहीं करते, आराम से बैठकर उनकी कहानियाँ सुनते थे। उसके बाद एक बार
ईश्वरन है वो महेंद्र को स्टोरी सुना रहा था, किसकी, एक एलिफेंट की, और उसको सुनाने से पहले उसके बारे में एक प्रोलोग यानी कहानी सुनाने से पहले की जो थोड़ी बहुत बातें हैं वो उनको बताई, और फिर क्या किया, वो स्टोरी सुनाने लगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक इस स्लाइड तक हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कि ईश्वरन ने क्या कहा। ईश्वरन ने कहा हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। क्या सर आपको पता है कि एलिफेंट्स जो है वो पागल होने के बाद किस तरह से बिहेव करते हैं? तो चलो आगे हम स्टोरी पढ़ते हैं। ये भी शायद हमने कर लिया था, हाँ ये भी हमने कर लिया था कि ईश्वरन जब स्टोरी सुनाते थे तो वो इतने ज़्यादा उसमें खो जाते थे कि वो अपनी सीट से उठ जाते और फिर फ्लोर पे जंप वगैरह करते, अपने फीट्स को स्टैम्प करते, मतलब लात ऐसे पटकते थे, जैसे कि इमैल्युएशन यानी जो एलिफेंट है उसकी एकदम से वो नकल करते हुए महेंद्र को स्टोरी बताते और कहते द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन। आउटस्कर्ट्स यानी उपनगर जिसे हम कह सकते हैं, टाउन का बाहर का एरिया। वहाँ जो है वो एलिफेंट्स चले गए, फेंसेस को तोड़ते हुए इस तरह से तोड़ रहे थे मानो कि माचिस की तिल्ली तोड़ रहे हों, और इस तरह से वो कंटिन्यू करता है। फिर वो वापस स्टोरी बताता है कि वो जो एलिफेंट्स है अब मेन रोड पे आए और जो फ्रूट स्टॉल्स हैं, मड पॉट्स है, क्लॉथ्स है, सब तहस नहस कर दिया। जो लोग हैं वो यहाँ अफरा तफरी में, हलचल में और पैनिक होकर, ठीक है, हड़बड़ाकर यहाँ वहाँ भागने लगे। और अब जाकर क्या होता है, अब एक वो जो एलिफेंट है वो स्कूल के ग्राउंड में एंटर कर जाता है, दीवार को तोड़ के, जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स पढ़ लिया था। आगे ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लासरूम। फिर क्या होता है कि जितने भी बच्चे होते हैं, अब अचानक से स्कूल है, स्कूल की दीवार तोड़कर एक एलिफेंट आ जाएगा, तो बच्चे अगर खेल रहे तो वो बच्चे क्या करेंगे, एलिफेंट के पास तो नहीं जाएंगे, सब डर जाएंगे ना। तो वो बच्चे क्या करते हैं, जितने भी बॉयज थे, जितने भी बच्चे थे, वो कहाँ भाग गए, क्लासरूम के अंदर भाग गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और एकदम टाइटली दरवाजा बंद कर दिया। द बीस्ट, बीस्ट का मैंने क्या मतलब बताया था स्टूडेंट्स आपको, बीस्ट का मैंने बताया था जानवर। जो बीस्ट था वो ग्रंटेड यानी तेज से आवाज निकाली। अब जो ईश्वरन है वो एकदम से व्यंगात्मक रूप से ये जो स्टोरी है वो बता रहे हैं कि फिर क्या होता है कि एलिफेंट आता है, वो जोर से ग्रंट करता है, तेज आवाज निकालता है, एंड wandered about, pulling out the football goal pass, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. Meanwhile, all the teachers have climbed up to the terrace building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephants. There was not a soul below on the ground. इस तरह से वो अपनी लैंग्वेज को एकदम इंटरेस्टिंग बनाते हुए स्टोरी बताता है। तो क्या कह रहे हैं अब ईश्वरन, ईश्वरन कह रहे हैं कि जो जानवर था, जो एलिफेंट था, वो बहुत ही तेज ग्रंट करता है, आवाज करता है, एंड वंडर यहाँ वहाँ भागता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, जो फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है ना, जहाँ गोल करना होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो जो गोल पोस्ट होता है उसको वो पूरा पुल आउट कर लेता है, यानी खींचकर फेंक देता है, जो जहाँ गोल करने वाला वो लगा होता है वो। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और जो वॉलीबॉल का जो नेट होता है उसको तोड़ फेंकता है। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, जो पानी का जो ड्रम होता है उसको क्या करता है, एक किक मारता है जोरदार। कौन किक मारता है, एलिफेंट। तो बता रहा है कि एलिफेंट क्या क्या कर रहा है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो श्रब्स होते हैं ना, पेड़ पौधे छोटे छोटे, तो जो श्रब्स है उसको अपरूट कर रहा है, यानी रूट से, जड़ों से उखाड़ कर फेंक रहा है, उसको कहते हैं अपरूट करना। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. और क्या कह रहे हैं, और इस दौरान क्या होता है कि जितने भी टीचर्स हैं वो सब स्कूल की बिल्डिंग पर चले जाते हैं। From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. और छत पे जाकर helplessly यानी उनके पास और करने को और कुछ नहीं था, वो बस निशब्द होकर देख सकते थे, वो कुछ नहीं कर सकते। तो हेल्पलेसली वो टेरेस पे क्या कर रहे थे, डेप्रिडेशंस, जो एलिफेंट की डेप्रिडेशंस थे वो देख रहे थे। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिडेशंस? डेप्रिडेशंस का मतलब क्या होता है? डेप्रिडेशंस मतलब जो तहस नहस उसने किया था, जो भी लॉसेस वो कर रहा था,
जो भी हानि वो स्कूल की बिल्डिंग्स को, स्कूल के एसेट्स को पहुंचा रहा था, वो टीचर्स है वो छत से सब देख सकते थे और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे. There was not a soul below on the ground. और ग्राउंड में जहाँ बच्चे खेल रहे थे उस ग्राउंड में not a soul यानी एक सिंगल पर्सन वहाँ नहीं था उस ग्राउंड में. सब क्या है, बच्चे क्लासेस में भाग गए, टीचर्स छतों पर चले गए और ऊपर से सारा व्यू देख रहे हैं कि किस तरह से वो एलिफेंट है वो सब कुछ तहस नहस कर रहा है. नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स. द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी. जो स्ट्रीट्स थे, जो रास्ते थे वो पूरे खाली हो चुके थे. एज इफ द inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teacher and ran down the stairs and into the open. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. तो अब ईश्वरन अब क्या कहते हैं, ईश्वरन कहते हैं कि जो स्ट्रीट्स थी वो कैसी हो गई थी, एकदम एम्प्टी हो गई थी, एकदम खाली हो गई थी. एज इफ द इनहैबिटेंट्स, जैसे ऐसा लग रहा था मानो जो इनहैबिटेंट्स है, इनहैबिटेंट्स क्या होते हैं, निवासी. ऐसा लग रहा था कि जैसे जो वहाँ के निवासी है पूरे टाउन के हैड सडनली डिसअपियर्ड, अचानक से गायब हो गए हैं. तो ईश्वरन कह रहे थे अब स्टोरी में कि जो सड़कें थे पूरी एकदम खाली हो गई थी. ऐसा लग रहा था मानो कि जो उस शहर में रहने वाले जो निवासी है वो सब एकदम से मानो गायब हो गए हों. आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम. और उस टाइम मैं जूनियर क्लास में था. जूनियर क्लास क्या होती है स्टूडेंट्स, 1st to 5th की जो क्लास होती है उसे कहते हैं जूनियर क्लास. तो उस टाइम मैं, जो ईश्वरन है वो बता रहे हैं कि उस टाइम मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था. एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप. और मैं ये जितना भी ड्रामा नीचे चल रहा था वो कहाँ से देख रहा था, रूफ टॉप यानी छत से देख रहा था. आई डोंट नो व्हाट कम ओवर मी सडनली. और मुझे नहीं पता कि अचानक से मुझ में क्या आ गया, मुझे क्या हो गया. आई grabbed a cane from the hands of one of the teachers. यानी I grabbed यानी लेना, मैंने क्या लिया, एक cane, एक छड़ी ली from the teacher of from the hand of one of the teacher. एक टीचर्स थे उनमें से किसी के हाथ से मैंने क्या लिया, मैंने एक केन, एक छड़ी ली. and ran down the stairs. और जो स्टेयर्स है सीढ़ियों के नीचे आया. ran down the stairs का मतलब होता है डाउन है तो नीचे उतरना और अप होता तो सीढ़ियों से ऊपर जाना. ठीक है, तो टीचर से मैंने छड़ी ली और मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था और मैं भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया एंड इनटू द ओपन. और कहाँ आया, इनटू द ओपन मीन्स ग्राउंड में आया. द एलिफेंट ग्रंटेड. एलिफेंट बहुत जोर से ग्रंट करता है, बहुत जोर से चिल्लाता है. एंड मैनिकिंगली swung a branch of a tree. और अचानक से क्या करता है वो, बहुत ही गुस्से में जो ब्रांच होती है ट्री की उसको खींच लेता है. विच इट हेल्ड, स्वंग यानी ऐसे लहराकर फेंकता है. इन इट्स ट्रंक, जो ब्रांच उसके ट्रंक में थी जो उसने होल्ड कर रखी थी उसको पहले तो बहुत तेज चिल्लाता है और एक स्वंग करके यानी स्विंग्स के साथ उसको फेंकता है. इट स्टैम्प इट फीट. और क्या करता है, अपने जो पैर को स्टैम्प करता है. एलिफेंट स्टैम्प करना यानी नीचे पटकता है. ठीक है. Kicking up a lot of mud and dust, it looked frightening, but I moved slowly towards it, stick in my hand. People were watching the scene, hypnotized from nearby housetops. The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. At the moment, I moved forward and, mustering all my force, wagged its third toenail on the quick. तो अब क्या बोल रहे हैं ईश्वरन बोल रहे हैं कि जो एलिफेंट था इट स्टैम्प इट्स फीट, उसने अपने फीट को स्टैम्प किया. किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. और एक किक की उसने, किसने, एलिफेंट ने डस्ट में.
मड होती है ना, मिट्टी होती है ग्राउंड्स में, तो ग्राउंड में उसने किक किया तो क्या हुआ, जितने भी मड थी, डस्ट थी, वो एकदम से उछल गई। आपने देखा होगा इस तरह से एलिफेंट को गुस्सा होते ही आप इमेज कर सकते हो वो सीन कि एलिफेंट है, मिट्टी मिट्टी में है पूरा, ठीक है, ग्राउंड में, और उसने एक किक किया है तो जो क्या होता है, धूल वगैरह उड़ने लग जाते हैं, तो इस तरह से एलिफेंट ने किक किया। इट लुक फ्राइटनिंग, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला लग रहा था वो, बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे एलिफेंट की तरफ आगे बढ़ा, और मेरे हाथ में थी स्टिक इन माई हैंड, मेरे हाथों में स्टिक थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन। देखिए स्टूडेंट्स, पीपल हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखा है ये कि पीपल हम प्लूरल मानते हैं, इसलिए हमने वॉज नहीं लगाकर यहाँ वर्ड लगाया है प्लूरल नाउन, टेक प्लूरल वर्ब, ओके। तो पीपल वर वॉचिंग द सीन, जो लोग थे सब अपनी छतों से ये सीन देख रहे थे। हिप्नोटाइज्ड, ऐसा लग रहा था मानो कि सबको हिप्नोटाइज कर दिया हो, मतलब सब एकदम स्तब्ध होकर एकदम एक टक वहीं देखे जा रहे थे, कोई उनमें मूवमेंट नहीं थी, सब एकदम एकदम स्ट्रेंज लुक में बिना हिले डुले सबकी नजरें नीचे थी और सब ऐसे देख रहे थे जैसे कि सब हिप्नोटाइज्ड हो गए हो फ्रॉम देयर नियर बाय रूफ हाउस टॉप, सब अपने अपनी घरों की छतों से ये सीन देख रहे थे। The elephant looked at me red eyed, और जो एलिफेंट था उसने मेरी तरफ एकदम रेड आई यानी एकदम गुस्से से देखा, रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और ऐसा लग रहा था मतलब जैसे वो एकदम रेडी हो मेरी तरफ भाग के आने के लिए। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेट लाउडली, उसने अपना ट्रंक जो है वो सूंड होती है ना उसको लिफ्ट किया यानी ऊपर की ओर उठाया, एंड ट्रम्पेट लाउडली, और एलिफेंट जो साउंड निकालते हैं उसे ट्रम्पेट कहते हैं, और अपनी सूंड उठाकर जोरदार उसने ट्रम्पेट का साउंड किया। एट लास्ट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, और फिर फाइनली मैं आगे बढ़ा, एंड मटरिंग ऑल माई फोर्स, यानी अपनी जितनी भी ताकत थी मुझ में वो पूरी गैदर करके, मस्टर करके, मतलब सबको इकट्ठा करके, सबको यानी मेरी जितनी भी ताकत थी उन सबको इकट्ठा करके मैंने क्या किया, whacked its third toenail on the quick, उसकी जो थर्ड टोनेल थी, ठीक है ना, जो पैर थे उसके, उसमें जो तीसरी अंगुली थी उसमें मैंने जोरदार वो क्या किया, जो उसके हाथ में स्टिक था वो दे मारी। तो आपने देखा किस तरह से उसने इस स्टोरी को प्रेजेंट किया है ईश्वरन ने। इसके बाद वो कहते हैं द बीस्ट लुक्ड स्टंट फॉर अ मोमेंट, और जो जानवर था वो एक समय के लिए एकदम स्टंट, एकदम सुन्न हो गया था। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और फिर वो जो जानवर था वो एकदम से शिवर करने लग गया, शिवर मीन्स एकदम से कांपने लग गया, फ्रॉम हेड यानी सर से पैर तक पूरा का पूरा वो एकदम कांपने से लग गया, एंड कोलैप्स्ड, और कोलैप्स्ड यानी बेहोश हो गया, ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि वो जो बीस्ट था वो एकदम से स्टन हो गया, एकदम से रुक सा गया, और पूरा सा शिवर करने लग गया सर से पैर तक, और कोलैप्स्ड, गिर विर गया, ठीक है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इतना कहकर अब ईश्वरन जो है वो स्टोरी को बीच में ही अधूरा सा छोड़ देते हैं, एंड गेट अप मम्बलिंग, और बड़बड़ाते हुए उठ जाते हैं। I will be back after lighting the gas and warming up the dinner, कि मैं आता हूँ वापस, खाना जो है उसको वापस गर्म करके, गैस को ऑन कर देता हूँ, खाना वाना गर्म कर देता हूँ, उसके बाद मैं वापस आता हूँ। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ईश्वरन जो है सस्पेंस क्रिएट करके बीच में ही खाना बनाने के लिए चले जाते हैं, जिससे सुनने वाले का जो मन है उस स्टोरी में कि एटलीस्ट एंड तो पता चले उसके बाद क्या हुआ, वो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो होती है वो और ज़्यादा बढ़े। इस तरह से ईश्वरन बीच में ही जो मेन जो स्टोरी होती है वो मतलब सुनाकर जो मेन पार्ट जो रह गया उसको बीच में ही छोड़कर वो खाना गर्म करने के लिए चले जाते हैं। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, महेंद्र जो इस स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एंजॉय करते हुए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उसमें कहानी में एकदम डूब कर उसको एकदम सीन क्रिएट करके जैसे वो सुन रहे थे एकदम अटेंशन के साथ, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो बेचारे बीच में ही लटके हुए रह गए। मतलब वो जानना चाहते थे कि आगे स्टोरी में क्या हुआ है, लेकिन ईश्वरन ने क्या किया, स्टोरी को बीच में ही छोड़ दिया।
When he returned, जब ईश्वरन वापस आए, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. Pick up the thread का मतलब होता है वहीं से वापस स्टार्ट करना, ठीक है। तो जब ईश्वरन खाना वाना गर्म करके वापस आते हैं तो वो क्या वापस जो स्टोरी है उसको आते ही वापस ऐसे सुनाने नहीं बैठ जाते हैं, ठीक है ना। वो एक अच्छे, उनमें मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि स्टोरी टेलिंग भी एक तरह से आर्ट है, तो उनमें वो आर्ट थी, वो किस तरह से जो दर्शक है, जो व्यूअर्स है या जो सुनने वाला है, उसको किस तरह से एकदम पूरा क्यूरियोसिटी में डाल देते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो इतनी आसानी से स्टोरी वो कंप्लीट नहीं करते हैं। तो उन्होंने जब वो वापस आए तो वो डायरेक्टली जो है वो स्टोरी को स्टार्ट नहीं करते। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। महेंद्र को याद दिलाना पड़ता था कि कंक्लूजन, जो आगे का जो सीन है वो अभी बाकी है, तुमने स्टोरी कंप्लीट नहीं की, तो आगे की जो स्टोरी है उसका कंक्लूजन जो पेंडिंग है वो सुनाना बाकी है। वेल, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. ईश्वरन would shrug casually. अब जब उससे पूछा गया कि आगे की स्टोरी पेंडिंग है, तुमने कंक्लूजन नहीं बताया, तो ईश्वरन एकदम कैजुअली, ठीक है, एकदम ऐसा आराम से क्या बोलते हैं कि हाँ फिर क्या होता है, फिर एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाते हैं जो उनको उस एनिमल को चेक करते हैं टू रिवाइव द एनिमल, कि वापस उस एनिमल को होश में लाने के लिए एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो उसको चेक करता है। मतलब इतना लाइटली बता देते कि पूरा जितना उसने सुना होता है, बोलता है अच्छा ऐसा हुआ, मतलब यही हुआ लास्ट में, तो कहाँ वो बीच में स्टोरी छोड़कर चले जाते हैं जिससे क्यूरियोसिटी बढ़ जाए कि आगे क्या हुआ। वेटरनरी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो जानवर के डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, 2 days later it was led away by its mohawk to the jungle. Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? और क्या बोलते हैं ईश्वरन? ईश्वरन कहते हैं कि वेटरनरी डॉक्टर आया, बुलाया गया उनको चेक करने के लिए और एनिमल को वापस होश में लाने के लिए। 2 दिन बाद वापस क्या होता है, जंगल से माहौत, वो जो महावत जिसे हम कहते हैं एलिफेंट का जो ध्यान रखता है, ठीक है ना, उस पर्सन को बुलाते हैं और वो 2 दिन बाद उसे वापस जंगल में ले जाता है। तो अब महेंद्र उनसे पूछते हैं हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, कि तुमने इतना सब कैसे मैनेज कर लिया। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने उस बीस्ट को, उस जानवर को कैसे मार गिराया, मतलब कैसे उसको गिरा दिया तुमने। इट हैज समथिंग टू डू विथ अ जापानीज आर्ट, आई थिंक सर। तो वो क्या कहता है, ईश्वरन कहता है कि जैसा कि मुझे लगता है कि ये सब किससे पॉसिबल हुआ है, ये सब क्योंकि मुझे जापानीज आर्ट, जापानीज का वो होता है ना कुफू जो भी, ठीक है, मुझे नहीं पता, तो जापानीज आर्ट से पॉसिबल है, ठीक है ना। तो वो क्या, कौन से जापानीज आर्ट बताता है, कराटे और जुजुत्सु, ठीक है, क्या बताते हैं, कराटे और जुजुत्सु, इट इज कॉल्ड। आई हैव रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था। इट टेम्पररी पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम, और ये जो है एक हाथ लगा देते हैं कुंफू कराटे करके, तो जो नर्वस सिस्टम है टेम्परली यानी कुछ समय के लिए, टेम्परली यानी कुछ समय के लिए पैरालाइज हो जाती है। यू सी, Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. तो महेंद्र बता रहे हैं कि एक भी दिन ऐसा पास नहीं होता था, एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था जब ईश्वरन कोई नई स्टोरी उन्हें नहीं सुनाए, कोई नई स्टोरी वापस नहीं सुनाए, किससे भरी हुई, पैक्ड विथ एडवेंचर, जिसमें एडवेंचर, हॉरर या सस्पेंस ना हो, ऐसी कोई स्टोरी ईश्वरन नहीं सुनाए, ऐसा कोई दिन ही नहीं होता, ठीक है। तो इट मीन्स कि ईश्वरन है वो महेंद्र को रोज नई नई अलग अलग मस्त मस्त स्टोरी सुनाते थे, पूरे सस्पेंस के साथ, हॉरर, सस्पेंस और एडवेंचर थ्रिलर के साथ, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, हम भी देखते हैं और कौन कौन सी स्टोरी ईश्वरन ने सुनाई है, हम भी स्टोरी को एंजॉय करते हैं। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट। क्रेडिबल यानी, क्रेडिबल क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, मतलब जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें,
चाहे स्टोरी क्रेडिबल हो नहीं हो, ठीक है, चाहे वो विश्वसनीय हो या नहीं हो, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट। महेंद्र जो है वो स्टोरी सुनना बहुत एंजॉय करता था बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्र जो है उसको स्टोरी सुनने में बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था। क्यों? क्योंकि जिस तरह से स्टोरी है वो सुनाई जाती थी ईश्वरन द्वारा, जिस तरह से वो इनिमेट करता था स्टोरी को, तो उसकी वजह से जो किसी का भी, नॉट महेंद्र, किसी का भी जो है वो स्टोरी में इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है, तो ईश्वरन सीम टू मोर than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter। तो ईश्वरन जो था वो seem to more ज़्यादा था, किससे? एब्सेंस ऑफ टीवी। महेंद्र के घर में टीवी नहीं थी, उसके लिविंग क्वार्टर में टीवी नहीं थी, लेकिन जो ईश्वरन थे वो टीवी से भी ज़्यादा एंटरटेनिंग थे, ठीक है ना। उनके घर में टीवी की ज़रूरत नहीं थी। जो ईश्वरन थे वो ही सीम्स टू बी मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी। टीवी के एब्सेंस को मेकअप करने के लिए, मेकअप इन सेंस वो वाला मेकअप नहीं, मेकअप इन सेंस कि उसको उससे उभरने के लिए, मतलब एब्सेंस ऑफ टीवी को हटाकर सब उसके अलावा, जैसे टीवी के अलावा अगर कुछ टीवी से ज़्यादा, ठीक है, ईश्वरन ज़्यादा अच्छे थे एडवेंचर लाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से बताया गया है कि ईश्वरन seem to be more than make up for the absence of TV in Mahendra's living quarter। One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" तो एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ठीक है, तो ईश्वरन उस टाइम उनसे क्या पूछता है कि कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, कि क्या आज मैं डिनर के लिए शाम का, मतलब जो रात का खाना होता है उसके लिए मैं कुछ स्पेशल बना लूँ सर। किससे पूछते हैं? ईश्वरन जो है वो महेंद्र से पूछता है कि क्या मैं शाम जो रात का खाना है उसमें कुछ स्पेशल बना लूँ। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस डे है आज, बहुत ही अच्छा दिन है आज। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ट्रेडिशन परंपरा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन परंपरा के अनुसार वी प्रिपेयर वेरियस डिलिशियस टू फीड द स्पिरिट ऑफ अवर एंसेंटर्स टुडे सर। एंसेंटर्स क्या होते हैं? पूर्वज, ठीक है। तो जो ईश्वरन है वो कहता है क्या मैं आज अच्छी सी कुछ डिश बना लूँ सर, क्योंकि आज ऑस्पिशियस डे है। अकॉर्डिंग टू अवर ट्रेडिशन हमें आज के दिन हमारे एंसेंटर्स को खुश करने के लिए, उनकी स्पिरिट्स को खुश करने के लिए अच्छा खाना बनाना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? ईश्वरन कहता है। दैट नाइट Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills। तो उस रात, ठीक है, उस रात ईश्वरन बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाने वाले थे, इसलिए महेंद्र ने उस खाने को जो उसने बनाया था ईश्वरन ने एंजॉयड द मोस्ट, कि बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, उसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। मोस्ट डिलीशियस डिनर, जो डिनर था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिनर था। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन, और ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट दिया। कॉम्प्लीमेंट तो सबको ही पता है, ठीक है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट दिया ऑन हिज कलिनरी स्किल्स। अब आप मुझे ये बताइए कि कलिनरी स्किल्स क्या होती है? कलिनरी स्किल्स क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट सबको पता है क्या होता है, कलिनरी स्किल्स क्या होती है? तो कलिनरी स्किल्स में मीन्स खाने की, जो खाना बनाने की जो स्किल्स होती है उसको बोलते हैं कलिनरी स्किल्स। तो महेंद्र ने खाना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट दिया उसके खाने बनाने की इस स्किल्स के लिए, ठीक है। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, जो ईश्वरन थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, ठीक है ना। आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देगा तो आप भी तो खुश होंगे, मैं भी होंगी, सब होते हैं। तो वैसे ही जब उसने कॉम्प्लीमेंट सुना वो बहुत खुश हुआ। बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल। लेकिन मतलब खुश तो बहुत हुआ, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, जैसा कि एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, लॉन्च्ड इनटू, लॉन्च क्या किया उसने?
मोस्ट गार्निश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल यानी सुपर पावर्स होती है ना, उनके सबके बारे में उसने बात करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यू नो सर, आप जानते हो सर, द एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड ही स्टार्टेड। अब क्या होता है, अच्छा खासा खाना बना दिया, अच्छी खासी तारीफें मिल गई। एज यूजुअल ईश्वरन जो है वो कहानियां सुनाता है। तो अब वो उसने कौन सी कहानी स्टार्ट की, उसने अनएक्सपेक्टेडली उसने एक स्टार्ट की, एक सुपर नेचुरल यानी भूत से रिलेटेड थोड़ी सी हॉरर स्टोरी उसने स्टार्ट की। और वो कहता है कि सर क्या आपको पता है, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग, जिस पूरे फैक्ट्री एरिया में जहाँ जिसे हमने ऑक्यूपाई कर रखा है, जहाँ हम देख रेख कर रहे हैं, वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड, जो एक बार क्या था, ब्यूरियल ग्राउंड यानी यहाँ वो बरी करते थे। बरी मतलब जो हड्डियाँ वड्डियाँ होती है ना, पर्सन्स को हाँ खोद के डालते हैं, मतलब ठीक है ना, ऐसा कब्रिस्तान जैसा एरिया समझ लीजिए आप, कि वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड था वो, एक बार उसने स्टार्ट किया बताना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. मतलब इतना अच्छा, इतना टेस्टी, इतना सेटिस्फाइंग खाना खाने के बाद अब हॉरर से रिलेटेड बात सुनना, तो अचानक से वो उसको महेंद्र को एक हल्का सा झटका लगा। लाइक उसका जो प्लीजेंट, जो खुशी वाला माहौल था, जो खुश था वो खाना खाकर, होता है ना कोई अच्छा सा खाना मिल जाए तो आज दिन बढ़िया, तो वही चीज़ है। एकदम सेटिस्फाइंग मील खाने के बाद, मतलब खाना खाने के बाद जब ये सब उसने सुना, तो जो है उसका मूड जो है वो एकदम से खराब हो गया। ही वॉज जॉब आउट। ठीक है, आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन, ईश्वरन कंटिन्यू। अब ईश्वरन तो वो उसको तो क्या है ना, खाया उसने, और जब ऐसा सब सुना तो उसका थोड़ा सा यार क्या ही सुना रहे हो, मतलब इस तरह से हो गया वो। लेकिन ईश्वरन वो एक स्टोरी टेलर है और इसी तरह से स्टोरी प्रेजेंट करता है, तो वो अपना कंटिन्यू रखता है स्टोरी सुनाना। और क्या कहता है कि आई न्यू ऑन द वेरी फर्स्ट डे, कि मुझे तो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही पता था, व्हेन आई सॉ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। पाथ क्या होता है, रास्ता, कि जब मैंने देखा था एक इंसान का स्कल, स्कल तो पता है ना, साइंस में पढ़ा होगा, वो हड्डी का जो होता है ना सर, ठीक है, खोपड़ी या ह्यूमन स्कल, ह्यूमन का जो स्केलेटन पार्ट होता है, वो जब मैंने फर्स्ट डे ही, जब हम यहाँ आए थे, मैंने फर्स्ट डे ही जब रास्ते में एक ह्यूमन का स्कल रास्ते में पड़ा देखा, तब से ही मुझे तो पता है कि ये प्लेस जो जहाँ हम रह रहे हैं, फैक्ट्री वाला एरिया, ये क्या है, एक टाइम किसी टाइम बरियल ग्राउंड था। ठीक है, इस तरह से ईश्वरन कहते हैं। इवन नाउ, आज भी मतलब आज भी नहीं, अभी भी, मतलब इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, कि अभी भी मुझे रास्ते में बहुत सारे स्कल्स मिलते हैं, बहुत सारे बोन्स, हड्डी वड्डी मिलती ही रहती है। ईश्वरन जो है इस तरह कहानियां आगे टू आगे वो कंटिन्यू करते रहते हैं। Next slide. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fortress in its arms. तब देखो, इतना उसने बता दिया कि मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि यहाँ ये जो एरिया है, यहाँ हड्डी वड्डी मुझे तो मिलती ही रहती थी, तो मुझे स्टार्टिंग से ही पता था ये एक बरियल ग्राउंड है। आज भी, अभी भी कई बार मुझे हड्डियाँ जो है, स्कल्स वगैरह है, वो रास्ते में मिल जाती है। ही वेंट ऑन टू नरेट, वो आगे नरेट करता जाता है स्टोरी को, कि हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट, कि किस तरह से रातों को कई बार भूत भी दिखाई देते हैं। ठीक है, और क्या कहता है ईश्वरन, आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दिस थिंग्स, कि मैं ईजिली डरता नहीं हूँ इन सब चीज़ों से सर। आई एम अ ब्रेव फेलो, क्यों, क्योंकि मैं तो बहादुर हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हूँ, इसलिए मैं इन सब भूतों से इतना ईजिली डरता नहीं हूँ। बट लेकिन
one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. कि बस एक हॉरिबल सी, बहुत ही हॉरिबल, बहुत ही डरावनी सी, बहुत ही गंदी सी एक वुमन का घोस्ट है, यानी एक भूतनी है, ठीक है ना, वुमेन घोस्ट यानी भूतनी, भूतनी, ठीक है, एक बहुत ही गंदी सी, बहुत ही हॉरिबल सी एक भूतनी है विच अपियर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट, जो कब आती है, कभी कभार आधी रात को आती है, ड्यूरिंग द फुल मून। फुल मून सबको पता है, जब चांद जो है वो पूरा रहता है, पूर्णमासी कहते हैं जिसे, तो उस दिन जो है वो जो भूतनी है वो अक्सर आती है फुल मून की रात को। इट इज एन अगली क्रिएचर, ये जो क्रिएचर है, ये जो भूत है बहुत ही अगली है, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट होता है अगली, कि बहुत ही गंदी सी है, विथ मैटेड हेयर, जिसके हेयर जो है वो बहुत ही गंदे से एकदम मैटेड से हैं, एंड अ श्रिवल्ड फेस, मुरझाया हुआ सा एकदम सा उसका चेहरा, लाइक अ स्केलेटन, ऐसा लगता है मानो कि जो स्केलेटन है उसने क्या होल्ड कर रखा है, अ फोर्टियर्स इन इट्स आर्म्स, अपनी हाथों में ब्रूम, इसका मतलब होता है ब्रूम, ठीक है ना, ये अपने हाथों में उसने, ऐसा लगता है जैसे कि मानो उसने अपने हाथों में एक जो है ब्रूम जो है उसका स्केलेटन है वो होल्ड कर रखा है। तो इस तरह से खाने के बाद महेंद्र तो खुश थे अच्छा खाना खाने के बाद, लेकिन ईश्वरन जो है उनको एक हॉरर स्टोरी सुनाने लग जाते हैं कि हमारे फैक्ट्री एरिया में भी, ये भूतों वाला एरिया है, यहाँ पर मैं कई बार स्कल्स देखता हूँ, बोन्स वगैरह देखता हूँ, और रातों को भी अक्सर क्या होता है, मैंने भूत देखे हैं, और मैं डरता नहीं हूँ इन सब से क्योंकि मैं तो ब्रेव हूँ। और पूर्णमासी की रात को एक वुमेन है, बहुत ही अगली सी भूतनी है, जो वो आती है जब फुल मून नाइट होती है, उसके हाथों में क्या होता है, एक बच्चे की जो है वो खोपड़ी वोपड़ी होती है। इस तरह से वो अपने ही अंदाज में स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के लिए इतना ही, आगे का जो चैप्टर है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। टिल देन एंजॉय द स्टोरी एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।